नमस्कार दोस्तों। औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए मरे जा रहे लोगों की भीड़ ने कल उस मुगल बादशाह की तस्वीर को भी औरंगजेब समझकर फूंक दिया जिस बादशाह को 1857 के विद्रोहियों ने, सेनानियों ने और सिपाहियों ने अपना सदर चुन लिया था। जिस बादशाह ने अपनी जर्जर हुकूमत की परवाह किए बगैर सिपाही विद्रोह की सदारत कबूल कर ली थी। जिस बादशाह ने अंग्रेजों के कोपभाजन बनने की चिंता किए बगैर बागियों का साथ देना मंजूर कर लिया था। जिसका खामियाजा उस मुगल बादशाह को निर्वासन में जिल्लत झेलते हुए मरते दम तक भुगतना पड़ा था। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र खोदने पर आमादा नफरत में अंधे लोगों की भीड़ ने गलतफहमी से ही सही लेकिन उस बहादुर शाह जफर की तस्वीरों पर भी जूते चप्पल बरसाए जिनके 29 बेटों पोतों की अंग्रेजों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। शाही परिवार के 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कहा तो यह भी जाता है कि 2 बेटों और 1 पोते की हत्या के बाद उनके सिर को एक थाल में रखकर बहादुर शाह जफर के सामने पेश कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके बेटे पोते अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि बहादुर शाह जफर ने सिपाही विद्रोह का साथ दिया था। उसके बाद जफर का क्या हाल हुआ और उन्हें कैसे गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया, कैसे उनका सब कुछ लूट कर उन्हें भिखारी बना दिया गया, कैसे गर्दिश, गुमनामी, गुर्बत और जिल्लत में उनकी मौत हुई, यह सब इतिहास में दर्ज है। अपनी मौत से पहले अपने वतन को याद करते हुए बदहाल, बेहाल और बीमार बहादुर शाह जफर ने रंगून में बहुत मार्मिक शेर लिखे थे जो उनकी मनोदशा को बयां करता है। गौर से सुनिएगा। लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम में नापाए दार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। आखिरी लाइन को गौर से सुनिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ये जफर की आखिरी दिनों की लाइनें हैं। उस जफर की तस्वीरों को भी फूंका गया क्योंकि जफर, बहादुर शाह जफर का चेहरा तस्वीर में, पेंटिंग में औरंगजेब से मिलता है। दाढ़ी है, टोपी है, बादशाह जैसी शक्ल है। खैर, हमारा मकसद मुगल बादशाहों की कहानी को विस्तार देना नहीं है। आपको यह बताना है कि कहीं आप भी नफरत में अंधी हो रही भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं, कहीं आप भी उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं जिन्हें मस्जिदों के नीचे मूर्तियां तलाशनी है, दरगाहों के तहखानों की खुदाई करवानी है और मजारों पर जेसीबी और फावड़े लेकर चढ़ाई करनी है। कहीं आप भी उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम सब कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं, कब्र खोदने के लिए हंगामा कर रहे हैं, कब्र खोदने के लिए दंगाई बने फिर रहे हैं। अमेरिका और चीन एआई की दुनिया में डंका बजा रहा है और हम देश में भाईचारे की लंका लगा रहे हैं। अमेरिका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अत्याधुनिक स्पेस क्राफ्ट और ड्रैगन कैप्सूल के जरिए जमीन पर उतारने में कामयाब हो गया है और हम जमीन खोदकर 318 साल पहले जमींदोज हो चुके औरंगजेब की हड्डियां उखाड़ने में कामयाब होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अमेरिका जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में फंसे अपने वैज्ञानिकों को महीनों बाद सकुशल वापस लाकर सुर्खियां बटोर रहा है और हम जमीन से 6 फीट नीचे दबे औरंगजेब की सड़ी गली हड्डियों के अवशेष कब्र से उखाड़ने के ऐलान के साथ सुर्खियों में है। पूरी दुनिया में आज अमेरिकी टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन की चर्चा हो रही है और हम कब्र खोदने के मिशन में लगे हैं। चैनलों पर दिन रात यही बहस हो रही है कि क्यों न खोदी जाए औरंगजेब की कब्र। हमारा दुश्मन देश चीन कारों से लेकर एआई तक में हमसे सैकड़ों मील आगे भागा जा रहा है और हम सैकड़ों साल पीछे लौटकर इतिहास के जख्म को कुरेद कर भारत को लहूलुहान करने पर आमादा है। चीन ईवी टेक्नोलॉजी में अमेरिका को पछाड़ने में लगा है, ऐसे चार्जिंग स्टेशन बना रहा है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को सुपरफास्ट से फास्ट चार्ज कर सकेगा और हम औरंगजेब के पुतले फूंक कर कब्र खोदने के लिए फावड़े तलाश रहे हैं। गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत के बाद से अब तक चीन को पूरी तरह से पीछे हटाकर लद्दाख में 2020 के पहले की स्थिति बहाल हम नहीं कर पाए, लेकिन 318 साल पहले मरकर दफन हो चुके औरंगजेब की उस कब्र को हटाना चाहते हैं जहां उसके जिस्म के सारे अवशेष भी अब मिट्टी में मिल चुके होंगे। चीन और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश नया इतिहास रचने में दिन रात जुटे हैं हर क्षेत्र में और हम पुराने इतिहास को खोदने में जुटे हैं। सैकड़ों साल पुराने इतिहास की खुदाई कर रहे हैं। दुनिया के छोटे छोटे देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमान से ऊंचाई हासिल करते जा रहे हैं
और हम पाताल में झांकने के लिए मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। सोचिएगा जरा कि हम कहां जा रहे हैं। हम मंदिर मस्जिद में उलझे हैं और दुनिया कहां जा रही है। देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है, अपनी नाकामियों पर पर्दा डाला जा रहा है। यही तो नागपुर में हुआ, जिसे संयोग से ज्यादा सोचा समझा प्रयोग कहा जा सकता है, क्योंकि जिस औरंगजेब की कब्र को खुद संभाजी महाराज के सगे बेटे शाहू जी महाराज ने खुदवाने की बजाय वहां जाकर श्रद्धांजलि दी, जिन मराठों ने अपनी सल्तनत के वक्त में औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए कभी फावड़े नहीं चलवाए, औरंगजेब की मौत और मुगल बादशाहों के पतन के बाद मराठों के राज के दौरान जिस कब्र को छुआ नहीं गया, उस कब्र को 318 साल बाद उखाड़ने की बात इतनी उग्रता से क्यों की जा रही है? अगर उस कब्र को उखाड़ा जाना था तो मराठे उखाड़ देते, लेकिन आज 318 साल बाद बीजेपी ने इसे एजेंडा बनाया है। मकसद को समझिए। उस औरंगजेब की कब्र के नाम पर महाराष्ट्र में लोगों को नफरत का इंजेक्शन लगाया गया, इतना जहर फैलाया गया कि ठीक 17 मार्च को शिवाजी जयंती पर दंगा हो ही गया था। समझिए किसी तरह से काबू हुआ, वरना न जाने क्या होता। किसने यह सब कराया, क्यों कराया, क्या मकसद था? ऐसे सवालों की जांच नागपुर पुलिस कर रही है, लेकिन किस तरह लोगों को भड़काया गया, औरंगजेब के पुतले को जलाने के लिए उसे हरे कपड़े में क्यों लपेटा गया जिस पर कुरान की आयतें लिखी थी, क्यों धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली हरकतें की गई, किसने किसको उकसाया, अगर आप सिलसिलेवार ढंग से बीजेपी नेताओं की बयानबाजियों पर गौर करेंगे तो समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी की टॉप से लेकर बॉटम तक पूरी लीडरशिप ने कैसे शिवाजी और औरंगजेब की आड़ में माहौल खराब करने के लिए खाद पानी डाला, ताकि महाराष्ट्र सरकार की नाकामियों के सारे सवाल औरंगजेब की कब्र में दफन हो जाए। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि जिस संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए बवाल मचाया जा रहा है, उस संभाजी नगर और आसपास के इलाके में 2024 में 2021 किसानों ने अपनी जान दे दी। एक साल में 2000 से ज्यादा किसानों ने मौत को गले लगा लिया। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उदयन राजे भोसले 7 मार्च से ही औरंगजेब की कब्र पर जेसीबी चलवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले या उसके बाद सांसद महोदय का यह बयान कहीं नजर नहीं आया कि संभाजी नगर में एक ही साल में सैकड़ों किसानों ने क्यों जाने दी थी। कैसे इसे रोका जाए? बीजेपी सांसद 300 साल पहले के गड़े मुर्दे तो उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन आए दिन जिंदा किसान मुर्दों में तब्दील हो रहे हैं, इसकी उन्हें कतई चिंता नहीं है। उन्हें यह फिक्र नहीं कि कैसे अन्नदाताओं को मरने से बचाया जाए। उन्हें इस बात की फिक्र है कि कैसे 1707 में मरकर दफन हुए औरंगजेब को कब्र से निकाला जाए, औरंगजेब की हड्डियां निकाली जाए, औरंगजेब के अवशेष निकाले जाए। हालांकि पता नहीं 300 साल से ज्यादा हुए, वहां औरंगजेब के जिस्म के हर टुकड़े कतरा कतरा मिट्टी में तब्दील हो चुका होगा। क्या निकलेगा, लेकिन उखाड़ना है। और बीजेपी के नेता मंत्री सांसदों की तो छोड़िए, खुद सूबे के मुखिया को लोगों की मुश्किलों की बजाय औरंगजेब की कब्र दिख रही थी। अलग अलग मौकों पर खुद फडणवीस ने 3 बार औरंगजेब की कब्र को हटाने की वकालत की, ये जानते हुए कि यह कब्र एएसआई की तरफ से संरक्षित है और इसे ऐसे जबरन नहीं हटाया जा सकता। नागपुर में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं यह हिंसा प्री प्लान थी, तो फडणवीस साहब को यह भी बताना चाहिए कि गृह विभाग तो उन्हीं के पास है, नागपुर उन्हीं का गृह जिला है। नागपुर बीजेपी के तमाम मठाधीशों का गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है, सांसद उनके। तो फिर ऐसी प्लानिंग की खबर मुख्यमंत्री को क्यों नहीं थी, क्यों नहीं हुई? अगर ये प्लानिंग हो रही थी, वो क्या कर रहे थे? लेकिन ये कहने की बातें हैं। कौन प्लानिंग कर रहा था? प्लानिंग वो कर रहे थे जो बयानबाजी कर रहे थे। प्लानिंग वो कर रहे थे जो नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे थे। प्लानिंग वो कर रहे थे जो पुतले फूंकने के साथ साथ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री को भी मालूम था और मालूम है कि उनके मंत्री, उनकी पार्टी के नेता माहौल खराब करने वाले बयान दे रहे हैं। फिर उन्हें क्यों नहीं शांत कराया गया? उन्होंने खुद गैर जिम्मेदार बयान क्यों दिए? या फिर वो यही चाहते थे जो नागपुर में हुआ? क्योंकि दंगों से चंद घंटों पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। बजरंग दल और वीएचपी ने औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए 17 मार्च को प्रदर्शन का ऐलान किया था। 15 मार्च को ही बजरंग दल के नेता नितिन महाजन ने कहा था कि अगर सरकार ने कब्र नहीं हटाई तो बाबरी मस्जिद जैसा हाल करेंगे।
फिर क्या सरकार में बैठे हुक्मरानों को नहीं पता था कि माहौल बिगड़ सकता है? इसके बाद 17 मार्च को ही वीएचपी के महाराष्ट्र और गोवा के प्रमुख गोविंद शेंडे ने कहा कि इस देश में क्रूर व्यक्ति का कोई चिन्ह सहन नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार से उन्होंने अपील की कि हिंदुओं की भावना को समझते हुए औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाएं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा अचानक यही औरंगजेब की कब्र। तो अगर ये सब हो रहा था तो शासन प्रशासन की नींद नहीं जागी। दंगे वाले दिन 17 मार्च को ही बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर का बयान आया कि कब्र को ध्वस्त करें, नहीं तो कम से कम उस पर थूकने का इंतजाम कर दें ताकि लोग आए और थूकें। सोचिए जरा किस किस तरह के बयान दिए जा रहे थे और सूबे के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे, बीच बीच में उनके भी बयान आ रहे थे। दंगे वाले दिन ही महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा सरकार अपना काम करेगी, हिंदुत्ववादी संगठनों को काम करना चाहिए। जब बाबरी ध्वंस हुआ तब हम एक दूसरे से बात करके नहीं कर रहे थे। इशारों में नीतीश राणे ने यहां तक कह दिया कि आज अहम दिन है, मैं एक मंत्री के तौर पर खुलकर ज्यादा नहीं कह सकता, कुछ सीमाएं होती है, लेकिन आप मेरे विचार जानते हैं। इससे साबित होता है कि बीजेपी के नेता मंत्री सब किसी भी सूरत में ऐसा माहौल बनाना चाहते थे और नागपुर में दंगे की पटकथा लिखना चाहते थे। वही हुआ नागपुर में। और नागपुर में जहां ये दंगे की स्थिति पैदा हुई, दंगा हुआ, वहां से औरंगजेब की कब्र 500 किलोमीटर दूर है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा। ताज्जुब तो इस बात का भी है कि 17 मार्च को ही शिवाजी की जयंती समारोह के बहाने भड़काऊ भाषण देने में एक्सपर्ट बीजेपी के विधायक, हैदराबाद के विधायक टी राजा हैदराबाद से महाराष्ट्र जा पहुंचे। वहां पुणे में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हिंदू चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र राज्य से हटाई जाए, ये इतिहास रचने का वक्त है। इन सब के बयानों पर गौर करेंगे तो समझेंगे कि इनके इरादे क्या थे, इनका टारगेट कौन था, इनकी मंशा किसे भड़काने की थी। लेकिन इन सब को समझाने की बजाय, इन सब पर नियंत्रण करने की बजाय, नफरत फैलाने वाली फौज पर लगाम कसने की बजाय खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कट्टरता बढ़ाने वाले बयान दे रहे थे, पहले भी दे चुके थे। भिवंडी में छत्रपति शिवाजी के जयंती के दिन यानी दंगे वाले दिन उन्होंने कहा कि राज्य में सिर्फ शिवाजी महाराज का महिमा मंडन होगा, औरंगजेब का नहीं। जिसने औरंगजेब का प्रचार किया उस पर कार्रवाई होगी, उसके विचारों को वहीं खत्म कर दिया जाएगा। यह भी एक तरह से सुलगाने वाला बयान था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब के विचारों का कोई प्रचार नहीं कर रहा है, औरंगजेब का कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा है, औरंगजेब से कोई खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहता। ऐसे बयानों को सुनकर आप नागपुर हिंसा को संयोग कहेंगे या प्रयोग? अगर संयोग था तो फिर इतनी नफरत फैलाने के बाद हुक्मरानों ने आंखों पर पट्टी क्यों बांधे रखी? एक धर्म को टारगेट करने से क्यों नहीं रोका गया? क्यों हिंदुत्ववादी संगठनों के ऐसे जुलूस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि लंबे वक्त से औरंगजेब की कब्र के नाम पर लगी आग में शिवाजी जयंती पर घी डाला जा रहा है? ऐसे बयानों को देखकर तो यही लगता है कि नागपुर हिंसा के पीछे साजिश तो थी, लेकिन किसकी, आप तय कर लीजिए। साजिश भी ऐसी कि नफरती भीड़ बनी इस सेना ने जाने अनजाने में उस बहादुर शाह जफर का पुतला फूंक दिया, जिसका देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में बड़ा योगदान था। म्यांमार में जिसकी मजार पर खुद मोदी फूल चढ़ाने जा चुके हैं। सोचिए ऐसी नौबत कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, जब लोग विकास, शिक्षा, रोजगार और तमाम जरूरी मुद्दों पर बात करने की बजाय मंदिर, मस्जिद और ऐसी धुन में मगन है। कोई नहीं पूछता कि कहाँ है बुलेट ट्रेन, कब बनेगी स्मार्ट सिटी, कितना काला धन आया, नौकरियां कितने लोगों को मिली, आर्थिक स्थिति इतनी खराब क्यों है, रुपया लगातार नीचे क्यों जा रहा है, महंगाई लगातार आसमान की तरफ क्यों है। कोई नहीं पूछता। सरकार चाहती है कोई पूछे भी नहीं। सबका साथ सबका विकास जैसे नारे गढ़कर तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि देश इन्हीं सब में उलझा रहे, जरूरी सवाल न पूछे, जरूरी सवालों की तरफ लोगों का ध्यान न जाए। अब सोचिए क्या वक्त है अभी, जब चीन, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम छोटे बड़े देश कामयाबी की इमारत लिख रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं, और हम विश्वगुरु की अगुवाई वाले नए भारत में 400 साल, 500 साल या 1000 साल पुराने इतिहास पर सिर फुटअव्वल कर रहे हैं। यानी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले हमारे देश के हुक्मरानों ने जनता को अतीत की कब्रों, मस्जिदों और दरगाहों में उलझा दिया है और भविष्य के सपनों के हवाई दावे कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, क्या हासिल किया, देश में क्या बदलाव आया? ऐसे सवालों का जवाब आता है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, ऐसा अमृतकाल जिसमें विश्वमन हो रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, जहर बोया जा रहा है, जहर काटा जा रहा है। तो सोचिएगा कि क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति
और मंदिर मस्जिद की लड़ाई ही भारत का अमृतकाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।